सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, आपकी मंजिल तो आसमां है, रास्ता आपको खुद बनाना है। तो साथियों आज हम पढ़ेंगे सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। सुप्रीम कोर्ट की क्या हुई? स्थापना हुई। और यह बनने वाला पहला कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट था। और उसके बाद क्या हुआ कि इसके जो मुख्य न्यायाधीश बनाए गए एलिजा एम्पे करके इनके थे, विदेशी थे। तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, एलिजा एम्पे इसके मुख्य न्यायाधीश बने। क्या बने? मुख्य न्यायाधीश। जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में हुई। और उसके मुख्य न्यायाधीश कौन बने? एलिजा एम्पे बने। इसे हम सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं, या सुप्रीम कोर्ट कह सकते हैं, या कह सकते हैं उच्चतम न्यायालय। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। उसके बाद भारत शासन अधिनियम 1935 आया। कौन सा आया? भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत इसमें जो कोर्ट की स्थापना हुई, फेडरल कोर्ट की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को फेडरल कोर्ट की स्थापना थी। किसकी स्थापना हुई? फेडरल कोर्ट की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को हुई। जो इसके हेड ऑफ द कोर्ट बने, हेड ऑफ द कोर्ट बने हीरालाल जेकानिया जी बने। कौन बने? हीरालाल जेकानिया जी। उसके बाद जो ये फेडरल कोर्ट था, इसके खिलाफ लंदन की प्रीवी काउंसिल में सुनवाई थी। कहाँ पर सुनवाई थी? लंदन की प्रीवी काउंसिल में सुनवाई थी। उसके बाद जो इसके हेड ऑफ द कोर्ट हुए, लास्ट हेड ऑफ द कोर्ट रहे, अब इन्हीं के क्या हुए? उसके बाद जो अपना न्यायालय है, मुख्य न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, ये जब कार्य करना 1950 जनवरी 1950 में मुख्य न्यायालय काम करना शुरू किया, तो इसके जो पहले मुख्य न्यायाधीश बने, कौन बने? हीरालाल जेकानिया। हीरालाल जेकानिया। जैसे फेडरल कोर्ट के हेड ऑफ द कोर्ट कौन थे? हीरालाल जेकानिया। उसके लास्ट और इसके अपने सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जेकानिया। अब उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट कार्य करना शुरू किया जनवरी 1950 में, भाग 5 अनुच्छेद 124 से 147 तक सुप्रीम कोर्ट के गठन के बारे में बताया गया कि कैसे गठन हुआ, कैसे कार्य करना शुरू किया। उसके बाद साथियों देखेंगे, जब शुरुआत में हमारा न्यायालय बना, अनुच्छेद 124 में कहता है, अनुच्छेद 124 ये कहता है कि भारत में एक न्यायालय होगा। भारत में क्या होगा? एक न्यायालय होगा। और सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे है? दिल्ली में। तो जब सुप्रीम कोर्ट बना तो उस समय न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? 8 थी। एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश। उसके बाद कुछ समय बीता, 2008 का साल आया, 1+30 मतलब 31 जज हुए, एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश। जब 2019 आया तो फिर जजों की संख्या में वृद्धि की गई। 2019 में 1+33 मतलब 34 जज हुए, एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश। उसके बाद देखेंगे 45वें नंबर के जो जज रहे हैं मुख्य न्यायाधीश, दीपक मिश्रा जी रहे। कौन रहे? दीपक मिश्रा जी। और उसके बाद जो 46 नंबर के बने रंजन गोगोई बने। 47 नंबर के जो जज बने शरद अरविंद बोबड़े। कौन बने? शरद अरविंद बोबड़े। 48 नंबर के जज रहे एन.वी. रमना जी। कौन थे? एन.वी. रमना जी, 48 नंबर के जज। 49 नंबर के जो जज बने यू ललित, उदय उमेश ललित जी हुए 49 नंबर के। और जो इस समय वर्तमान में 50वें नंबर के हैं डी.वाई. चंद्रचूड़, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जी हैं, जो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश की पोस्ट में है 50वें नंबर के। देखो, अगर पूछा जाए कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज का कार्यकाल कितना होता है साथियों, तो जज का कार्यकाल नहीं होता है, रिटायरमेंट ही होती है। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश हैं तो वो 65 साल बाद कार्य नहीं कर पाएंगे, 65 साल में रिटायर हो जाएंगे। हाई कोर्ट के जज हैं तो 62 साल में रिटायर हो जाएंगे, 62 साल बाद काम नहीं करेंगे। अगर मान लो 61 साल में कोई भर्ती हुआ तो जज के रूप में, तो सुप्रीम कोर्ट में होगा तो 4 ही साल काम कर पाएगा। तो ये निर्धारित करता है आप कितनी उम्र में गए। तो इनकी रिटायरमेंट की एज कितनी होती है सुप्रीम कोर्ट की? 65, और जो हाई कोर्ट की होगी उनकी 62 होगी। उसके बाद
अगर सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनना है तो कैसे बनेंगे? पहली चीज है कि किसी भी हाई कोर्ट में, कोई भी हाई कोर्ट है साथियों, उसमें कम से कम 5 साल जज के रूप में कार्य किए हों। कितने साल? 5 साल जज के रूप में कार्य किए हों। फिर उसके बाद वो भी कंडीशन नहीं करते हैं तो कम से कम 10 साल अधिवक्ता के रूप में रहें। किसके रूप में? अधिवक्ता के रूप में रहे हो। अगर ये दोनों कंडीशन नहीं पाते हैं तो एक कंडीशन है कि राष्ट्रपति की नज़र में कानून के ज्ञाता हो, लेकिन आज तक इस कंडीशन में कोई गया नहीं है। अगर पूछा जाए सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी तो मीरा साहिब फातिमा बीबी 1989 में, लेकिन आज तक महिला मुख्य न्यायाधीश पर कोई महिला नहीं रही है। 2019 के समथिंग 3 महिलाएं थी, लगभग एक साथ 3 महिलाएं। जैसे कि महिला का पहुंचना ही बहुत बड़ी चीज़ होता है सुप्रीम कोर्ट में, और वहाँ थी इंदु बनर्जी, एक इंदिरा बनर्जी थी, एक इंदिरा बनर्जी, एक भानुमति थी, और एक और महिला थी इंद्रावती करके। तो ये तीनों लोग करके महिलाएं थी। तो इंदु मल्होत्रा हो गई, इंदिरा बनर्जी हो गई, और भानुमति, 3 महिलाएं थी 2019-20 के समथिंग। तो साथियों, महिलाओं का सुप्रीम कोर्ट के जाना बहुत बड़ी चीज़ होती, और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद पर आज तक एक भी महिला नहीं रही। उसके बाद साथियों आगे देखेंगे कि इनको हटाया कैसे जा सकता है। इनको हटाया कैसे जा सकता है? तो इन्हें हटाया जा सकता है या तो संसद की सिफारिश पर। भारत का पहली चीज़ ये भारत का नागरिक हो, है ना, भारत का नागरिक होगा तभी सुप्रीम कोर्ट में जज बनेगा। लेकिन इनको हटाया कैसे जा सकता है? कदाचार या अक्षमता के आधार पर इनको हटाया जा सकता है, लेकिन संसद की सिफारिश पर। लेकिन हटाने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? कम से कम अगर लोकसभा से ब्लेम लगे तो 100 लोगों के हस्ताक्षर होने चाहिए कि ये सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश को हम हटाना चाहते हैं। उसके बाद अगर राज्यसभा में बिल जाता है तो राज्यसभा में कम से कम 50 लोगों के साइन होने चाहिए, तभी यह बिल जाएगा आगे। और 14 दिन पहले बता दिया जाएगा न्यायाधीश जी को कि आप पर यह ब्लेम लगा है। उसके बाद 14 दिन पहले आपको सूचना दे दी जाएगी। अगर लोकसभा या राज्यसभा के 2/3 बहुमत, मतलब 2/3 से पारित होता है, तो उस कंडीशन में न्यायाधीश को इस्तीफा देना पड़ेगा। उसके बाद साथियों अब आगे देखेंगे कि डॉक्टर रामास्वामी जो रहे, इनके खिलाफ लोकसभा में बिल लाया गया परंतु पारित नहीं हो सका। लोकसभा में लाया गया किंतु पारित नहीं हो सका। एक दीपक मिश्रा जी रहे 45वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश, इनके खिलाफ भी राज्यसभा में लाया गया, लेकिन जो राज्यसभा के सभापति थे कौन थे? उपराष्ट्रपति, तो उन्होंने ही खारिज कर दिया, यानी इन पर ब्लेम बेकार निकला। अब आगे और बढ़ेंगे तो इनके वेतन के बारे में बात करेंगे। अनुच्छेद 125 कहता है न्यायाधीश को वेतन एवं भत्ते की बात करता। अब देखिए, अगर कोई मुख्य न्यायाधीश है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को 2,80,000 रुपये वेतन मिलता है महीने का। कितना मिलता है? 2,80,000 रुपये मुख्य न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट के। यदि अन्य न्यायाधीश हैं, अन्य न्यायाधीश को कितना मिलेगा? तो 2,50,000 इतना मिलेगा, 2.5 लाख। तो मुख्य न्यायाधीश को पेमेंट कितना मिलेगा? 2,80,000 और अन्य न्यायाधीश को मिलेगा 2,50,000। लेकिन इसकी भी कंडीशन होगी कि ये जो दिया जाएगा ये कहाँ से दिया जाएगा? भारत की संचित निधि से। कहाँ से दिया जाएगा? भारत की संचित निधि से वेतन दिया जाएगा। और जो उच्च न्यायालय हैं उनका वेतन मिलेगा राज्य की संचित निधि से दिया जाएगा। लेकिन जब रिटायर होंगे तो इनको पेंशन जो मिलेगी वो भारत की ही संचित निधि से मिलेगी, चाहे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हो। अब और आगे थोड़ा सा देखेंगे, अनुच्छेद 126 कहता है कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। यदि मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित रहता है तो उस कंडीशन में वरिष्ठ न्यायाधीश को कार्यवाहक न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर दिया जाता है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर दिया जाता है। अगला अनुच्छेद 127 देखेंगे, इसमें तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति। तदर्थ न्यायाधीश क्या होता है? यह जैसे कि कोई भी उच्च न्यायालय हो, कोई भी उच्च न्यायालय हो,
उसके जो न्यायाधीश जो कि सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखते हो, उस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से कहेंगे कि हमें तदर्थ न्यायाधीश की ज़रूरत है। तो वहाँ से अगर कोई न्यायाधीश ये योग्यता रखता है कि सुप्रीम कोर्ट में हम जा सकते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सलाह ले करके और राष्ट्रपति के ही सलाह पर कार्य करेंगे और वहाँ से एक न्यायाधीश तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट में। तो तदर्थ न्यायाधीश क्या है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अनुमति से। और कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश एवं राष्ट्रपति महोदय जी ऐसा करेंगे। अब क्यों करेंगे? जब जानेंगे कि हमारे यहाँ न्यायाधीश की संख्या कम है, जैसे 1+33, इनमें से अगर न्यायाधीशों में से कमी होगी तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हम मंगा सकते हैं, उस कंडीशन में की संख्या इसकी पूर्ति हो जाए। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश बनी मीरा साहिब फातिमा बीबी। कौन बनी? फातिमा बीबी। तो फातिमा बीबी जो बनी न्यायाधीश 1989 में, आज तक कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य नहीं की। अब देखिएगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी कार्य किए, राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किए। कौन थे? मोहम्मद हिदायतुल्ला। उसके बाद अब आगे देखेंगे अनुच्छेद 128 सेवानिवृत्त न्यायाधीश। यदि कोई न्यायाधीश रिटायरमेंट हो जाता है, उस कंडीशन में भी अगर ज़रूरत पड़ती है तो न्यायाधीश के रूप में उनको बुला सकते हैं। पुनः किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 128 में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 129 में कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अभिलेख न्यायालय क्या होता है? जैसे सुप्रीम कोर्ट कोई भी फैसला सुनाता है, सुप्रीम कोर्ट कोई भी फैसला सुनाता है, उस कंडीशन में हाई कोर्ट या जिला न्यायालय जो भी हैं वो एक पत्थर की लकीर होगी, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया वो पत्थर की लकीर है, उसको सभी अधीनस्थ न्यायालयों को मानना पड़ेगा, वो चाहे हाई कोर्ट हो या जिला के कोर्ट हो, सबको मानना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है अभिलेख न्यायालय, यानी अभिलेख एक पत्थर की तरह होता है। अनुच्छेद 130 में कहा गया है जो उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय का स्थान एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित किया जा सकता, लेकिन राष्ट्रपति महोदय की सलाह पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कर सकते हैं। उसके बाद अनुच्छेद 131 में कहा गया कुछ मामलों की सुनवाई करने का अधिकार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का है। जैसे प्रदेश मतलब स्टेट का स्टेट से मामला हो गया तो वो भी सुप्रीम कोर्ट देखेगा। यदि स्टेट का मामला सेंटर से हो गया तब भी सुप्रीम कोर्ट मामला देखेगा। यदि सेंट्रल और कुछ राज्य आपस में गुट बना लें और कुछ राज्य अलग गुट बना करके, तो वो मामला कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। कहाँ पर जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। उसके बाद अनुच्छेद 132 देश का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट है। जैसे संवैधानिक मामले भी सुन सकता, दीवानी मतलब पैसे से लेन देन संबंधित संपत्ति का मामला भी दे सकता, फौजदारी मतलब लड़ाई मारपीट झगड़ा का मैटर भी। तो 137 अनुच्छेद कहता है कि अपने निर्णय पर पुनर्विचार कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, मतलब जो भी निर्णय दिया उस पर पुनर्विचार कर सकते हैं। अनुच्छेद 139 में कहा गया मौलिक अधिकारों के अलावा भी सुप्रीम कोर्ट कई मामलों में रिट जारी कर सकते हैं। उसके बाद अनुच्छेद 143 कहता है कि यदि राष्ट्रपति महोदय को कानूनी किसी भी सलाह की ज़रूरत होगी तो मुख्य न्यायाधीश से सलाह ले सकते हैं, पर जरूरी नहीं है कि उस सलाह को माने। राष्ट्रपति बाध्य नहीं है कि उस सलाह को माने, लेकिन सलाह ले सकते हैं अनुच्छेद 143 के तहत। अब जैसे इसमें क्या है कि स्टेट, मान लो कोई कानून बनता है, अनुच्छेद 131 में जो बताया गया है, कुछ मामले हैं जिनका केवल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। मान लो कोई कानून बनता है और जिसकी सरकार होगी जिन राज्यों में वो तो मान लेंगे, और जो उनके विरोध वाले हों वो कानून को ना माने, उस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट का रास्ता होता है कि अगर स्टेट और सेंटर का मामला होगा या स्टेट और स्टेट का मामला होगा, तब भी मामला कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट ही जाएगा।